शांतिपूर्ण धरना दे रही हैं। उनका आरोप था कि गांव के 4 बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। कप्तान आरुषि बिना किसी को बताए सादे कपड़ों में एक आम महिला बनकर गांव पहुंचती है। वह चुपचाप धरने पर बैठी दुखी महिलाओं के बीच बैठ जाती है। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ बैठी यह महिला जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी है। भीड़ में बैठी एक वृद्ध महिला जिनका नाम देवकी देवी था, फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटी अब तो डर लगता है, अपनी ही बेटियों को घर से बाहर भेजने में कलेजा कांपता है। पुलिस कहती है सबूत लाओ और वे गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को घूरते हैं, छेड़ते हैं। अब तो हमारी चीखों की भी कोई कीमत नहीं रह गई है। यह सुनकर कप्तान आरुषि शांत रही, लेकिन उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने धीमे से कहा, पुलिस भला उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके पैसों से बिक चुकी हो। तभी थाने से पुलिस टीम बाहर निकली। उनके साथ वही 4 बदमाश भी मुस्कुराते हुए ऐसे चले आ रहे थे जैसे उन्हें किसी का भय ना हो। निरीक्षक इंस्पेक्टर चिल्लाता है, चलो भागो यहाँ से, अवैध भीड़ जमा कर रखी है तुम लोगों ने। एक आरक्षक कांस्टेबल लाठी उठाता है और भीड़ की तरफ बढ़ता है। महिलाओं को धक्का दिया जाने लगा। तभी उसी भीड़ में से कप्तान आरुषि आगे बढ़ी। उन्होंने अपने कंधे से दुपट्टा हटाया और कड़क आवाज में कहा, तुम लोग हिसाब सुनने नहीं आए हो, तुम तो डंडा मारने पर ही उतरे हो। तुम्हें लगता है हर भीड़ अपराधी है, हर औरत झूठी ही है। थोड़ा रुक कर इनकी बातें भी सुन लिया करो, तभी समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। उनकी बातें सुनकर पुलिस टीम हड़बड़ा गई, लेकिन एक आरक्षक बौखला गया। उसने गुस्से में आकर कप्तान आरुषि को धक्का दिया और पीछे से लाठी दे मारी, सीधा उनके कंधे पर। पूरा गांव सन्न रह गया। कप्तान आरुषि धीरे से पीछे मुड़ी। फिर जो हुआ उसे देखकर गांव वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और जब आप इस कहानी का अंत जानेंगे तो आपको भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को एक लाइक करके हमारे चैनल को सदस्यता सब्सक्राइब जरूर दे दें। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रामगढ़ जिला, यह केवल नाम के लिए ही न्याय का गढ़ था। असलियत में यहाँ कानून का नहीं बल्कि ताकत का राज चलता था। कहने को तो सब कुछ शांत था, सड़कें थीं, बाजार थे, लेकिन इस शांति के नीचे एक डर का समुद्र बहता था। इसी रामगढ़ जिले में एक नई कप्तान एसपी की तैनाती हुई। आरुष सिंह उनका नाम जितना साधारण था, उनका काम उतना ही असाधारण। पुलिस विभाग में उनके नाम की दहशत थी। अपराधियों के लिए वह मृत्यु थी और अपने जूनियर्स के लिए एक सख्त लेकिन ईमानदार गुरु। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 30 से 32 साल, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई और ठहराव था जो बड़े बड़े अफसरों में भी देखने को नहीं मिलता था। आरुषि ने पदभार संभाला। उन्होंने फाइलें देखी, पुराने मामले समझे, जिले का नक्शा अपनी आंखों में उतार लिया। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन उनके सामने एक मोटी फाइल आई। उस पर धूल जमी हुई थी। गांव का नाम था किशनपुरा। शिकायत एक ही थी जो पिछले 6 महीनों में लगभग 20 बार दर्ज की गई थी। शिकायत करने वाली गांव की औरतें थीं और जिनके खिलाफ शिकायत थी वे थे गांव के 4 युवक, विक्रम, सूरज, बंटी और सोनू। ये चारों खुद को गांव का मालिक समझते थे। उनके खिलाफ छेड़खानी, जबरन वसूली, महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने और विरोध करने पर उनके परिवार वालों को धमकाने के आरोप थे। हर शिकायत के नीचे एक ही नोट लिखा था, जांच की गई, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, मामला बंद। आरुषि ने माथा पीटा। 6 महीने में 20 शिकायतें और सबूत एक भी नहीं, यह कैसे संभव है? उन्होंने अपने सहायक को बुलाया। शर्मा जी, किशनपुरा थाने का निरीक्षक कौन है? मैडम निरीक्षक, रतनलाल बुलाओ उसे। घंटे भर में निरीक्षक रतनलाल अपनी लंबी तोंद के साथ हाजिर हुआ। उसकी वर्दी पर सिलवटें थीं और चेहरे पर एक अजीब सी लापरवाही। आते ही उसने लंबा चौड़ा सलाम ठोका। जय हिंद मैडम। आरुषि ने फाइल उसकी तरफ सरका दी। ये क्या है? निरीक्षक रतनलाल ने फाइल देखी। उसके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैडम, ये गांव की कुछ औरतों का काम है, आपस में ही लड़ती रहती हैं और इन बेचारे लड़कों पर झूठा नाम लगा देती हैं। कोई सबूत नहीं है मैडम, हमने कई बार जांच की। बेचारे लड़के। आरुषि की एक भौं ऊपर उठ गई। निरीक्षक, एक ही तरह की 20 शिकायतें हैं, पूरा गांव झूठ बोल रहा है और बस वे 4 लड़के बेचारे हैं। मैडम, आप जानती तो हैं गांव की राजनीति, ये सब बस हवा है। रतनलाल ने बड़ी लापरवाही से कहा।
जैसे वह किसी बच्चे को समझा रहा हो। आरुषि को क्रोध आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसके दिमाग की नसें फड़क रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह निरीक्षक बिका हुआ है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है निरीक्षक, आप जा सकते हैं, इस मामले को मैं खुद देखूंगी। रतनलाल के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आई। उसने सोचा, नई नई आई है, 2-4 दिन जोश दिखाएगी, फिर ठंडी पड़ जाएगी। वह सलाम मारकर चला गया। उसके जाने के बाद आरुषि अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग तूफान की तरह चल रहा था। उन्हें पता था कि अगर वह वर्दी में गांव गई तो उन्हें सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो पुलिस उन्हें दिखाना चाहती है। सच्चाई की कब्र पर सफेदी पोत दी जाएगी। नहीं, उन्हें सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, पीड़ितों के मुंह से सुननी थी। उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो खतरनाक था लेकिन जरूरी था। उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुरानी साधारण सी सूती साड़ी निकाली जिसे वह कभी नहीं पहनती थी। उन्होंने अपनी सरकारी पिस्तौल को ताले में बंद किया और अपने चालक को छुट्टी दे दी। आज पुलिस कप्तान आरुषि सिंह रामगढ़ की सड़कों पर नहीं, बल्कि किशनपुरा की धूल भरी गलियों पर एक आम औरत बनकर उतरेंगी। अगली सुबह जब सूरज अब भी ठीक से निकला भी नहीं था, एक पुरानी खटारा बस किशनपुरा के बस स्टॉप पर रुकी। उसमें से कुछ महिलाएं उतरी, कुछ किसान उतरे और उन्हीं के साथ एक साधारण सी दिखने वाली महिला भी उतरी। सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और आंखों में एक अनजानी सी खोज। यह आरुष सिंह थी। उन्होंने गांव में कदम रखा। सुबह का वक्त था। महिलाएं अपने अपने घरों के बाहर काम कर रही थीं। बच्चे खेल रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन इस शांति में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। औरतें एक दूसरे से बात तो कर रही थीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार सड़क की तरफ घूम जाती थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या शायद किसी से डर रही हो। आरुषि ने एक वृद्ध महिला से पूछा, अम्मा, ये पुलिस थाना कहाँ है? वृद्ध महिला ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक टूटी फूटी इमारत की तरफ इशारा किया। वह रहा, पर बेटी वहां जाकर क्या करेगी? वहां कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों अम्मा? आरुष ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वहां न्याय नहीं बिकता बेटी, वहां सिर्फ तारीखें मिलती हैं। अम्मा की आवाज में सालों की बेबसी थी। आरुष ने अम्मा को धन्यवाद कहा और थाने की तरफ चल दी, जैसा उन्होंने सोचा था। थाने के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे 10 से 15 महिलाएं चुपचाप बैठी थीं। वह धरना दे रही थी, लेकिन उनके धरने में न कोई शोर था, न कोई नारे, बस एक खामोश विरोध था। एक मौन चीख थी जो शायद बहरे सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। आरुषि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर उन्हीं के साथ जमीन पर बैठ गई। महिलाओं ने उन्हें अजनबी नजरों से देखा, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। शायद उन्हें लगा यह भी कोई दुखियारी होगी। घंटे बीतने लगे। धूप तेज हो गई। आरुषि का चेहरा पसीने से भीग गया था। गला सूख रहा था, लेकिन वह बैठी रही। वह उनकी खामोशी को महसूस कर रही थी। वह उस दर्द को जी रही थी जो उन महिलाओं की आंखों में साफ दिख रहा था। तभी उनके पास बैठी देवकी देवी फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना देखकर बाकी महिलाएं भी सुबकने लगीं। माहौल इतना भारी हो गया कि पत्थर भी पिघल जाए। आरुषि ने हिम्मत करके अपना हाथ देवकी देवी के कंधे पर रखा। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? देवकी देवी ने अपनी आंसू भरी आंखों से आरुषि को देखा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और हर झुर्री में एक कहानी छिपी थी। क्या बताऊं बेटी? वह सिसकते हुए बोली। अब तो डर लगता है अपनी ही पोती को घर से बाहर भेजने में। विद्यालय, स्कूल जाती है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। वह चारों शैतान विक्रम और उसके दोस्त सड़क पर खड़े रहते हैं, घूरते हैं, गंदे गंदे गीत गाते हैं, कभी साइकिल रोक लेते हैं। एक और महिला बोली, हाँ बहन, मेरी बेटी ने तो कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। कहती है, माँ, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे शरीर को चीर देंगी। देवकी देवी ने आगे कहा, हम पुलिस के पास जाते हैं। वह दरोगा रतनलाल कहता है, सबूत लाओ। किसी ने देखा, चलचित्र वीडियो बनाया। अरे कोई शरीफ घर की लड़की अपनी इज्जत का वीडियो कैसे बनाएगी? और अगर कोई आदमी देख भी ले तो उन गुंडों के डर से कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। आरुषि का खून खौल रहा था। उनका मन कर रहा था कि अभी उठे और उस थाने में घुसकर निरीक्षक रतनलाल का गिरेबान पकड़ लें, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। अभी वह कप्तान नहीं, एक आम औरत थी। हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है बेटी, देवकी देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। वह गुंडे खुलेआम कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी आरुषि ने कुछ ऐसा देखा जिसने देवकी देवी की हर बात पर मोहर लगा दी। गांव के नुक्कड़ से 4 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखे। वहीं विक्रम और उसकी टोली। उन्होंने मोटरसाइकिल थाने से थोड़ी दूर रोकी।
वह धरने पर बैठी महिलाओं को देखकर हंस रहे थे, भद्दे इशारे कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था, उन्हें किसी का डर नहीं था। आरुषि ने उनकी आंखों में देखा, उनमें कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक घमंड था, अपनी ताकत का, अपने पैसे का और उस वर्दी का जो उनकी रखवाली कर रही थी। आरुषि ने मन ही मन कहा, पुलिस भला उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके पैसों से बिक चुकी हो। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उनका शांत चेहरा एक ज्वालामुखी की तरह बन गया था जो बस फटने ही वाला था। उन्होंने फैसला कर लिया था, आज इसी जगह इसी वक्त इंसाफ होगा, और वह इंसाफ कोई और नहीं, वह खुद करेंगे। अभी विक्रम और उसके दोस्त महिलाओं को देखकर हंस ही रहे थे कि थाने का दरवाजा खुला और जो नजारा सामने आया उसे देखकर आरुषि के शरीर में खून जम गया। निरीक्षक रतनलाल बाहर निकला और उसके साथ साथ हंसते खिलखिलाते वहीं चारों बदमाश भी बाहर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह थाने में शिकायत सुनने नहीं बल्कि चाय नाश्ता करने गए थे। रतनलाल ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा हुआ था जैसे वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये खुलेआम कानून का मजाक था। ये उन बैठी हुई महिलाओं के मुंह पर एक तमाचा था। रतनलाल ने धरने पर बैठी महिलाओं को देखा और उसकी आंखों में नफरत भर गई। वह चिल्लाया, चलो भागो यहाँ से, सब क्या तमाशा लगा रखा है? अवैध भीड़ जमा की है तुम लोगों ने, अंदर कर दूंगा सबको। महिलाएं डर से सहम गईं, कुछ उठने की कोशिश करने लगीं। रतनलाल ने अपने साथ खड़े आरक्षक को इशारा किया, बबलू हटाओ इन सबको, लाठी चलाओ अगर जरूरत पड़े तो। आरक्षक बबलू एक लंबा तगड़ा जवान था जिसकी आंखों में रहम की जगह अकड़ भरी थी। उसने अपनी लाठी उठाई और भीड़ की तरफ बढ़ा। उसके पीछे दो और आरक्षक थे। चलो हटो, उठो यहाँ से। वह चिल्लाते हुए महिलाओं को धकेलने लगा। देवकी देवी जो वृद्ध और कमजोर थीं, धक्के से गिरते गिरते बची। यह देखकर आरुषि का सब्र जवाब दे गया, अब और नहीं। वह अपनी जगह से उठी, शांत लेकिन एक चट्टान की तरह स्थिर। वह धीरे धीरे भीड़ में से आगे बढ़ी। उनका चेहरा भावहीन था लेकिन उनकी चाल में एक गजब की ताकत थी। उन्होंने अपने कंधे पर रखे साड़ी के पल्लू को हटाया और उसे अपनी कमर में खोस लिया। उनकी आंखों में अब एक आम औरत की बेबसी नहीं बल्कि एक आईपीएस अफसर की आग थी। वह सीधे आरक्षक बबलू के सामने जाकर खड़ी हो गई जिसने अपनी लाठी उठा रखी थी। उनकी कड़क और रोबदार आवाज पूरे माहौल में गूंज गई। रुको, सब रुक गए। आरक्षक बबलू, निरीक्षक रतनलाल, वे बदमाश और यहाँ तक कि डरी सहमी महिलाएं भी सब उन्हें घूर रहे थे। एक साधारण सी साड़ी पहनी ये औरत कौन थी जिसमें इतनी हिम्मत थी? वह पुलिस से आंख मिला रही थी। आरुषि ने बबलू की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम लोग इंसाफ सुनने नहीं आए, तुम तो डंडा मारने पर ही उतरे हो। उनकी आवाज में इतना दम था कि बबलू एक पल के लिए हड़बड़ा गया। आरुषि ने पूरी पुलिस टीम की तरफ देखा। तुम्हें लगता है हर भीड़ अपराधी है, हर औरत झूठी है? अरे, वर्दी पहनने से पहले इंसान बनना सीखो। थोड़ा रुक कर इनकी बातें भी सुन लिया करो, तब समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। उनकी बातें सुनकर निरीक्षक रतनलाल और बाकी पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्हें लगा कि शायद यह कोई नेता या पत्रकार है, लेकिन आरक्षक बबलू का खून खौल गया। उसे अपनी वर्दी पर, अपनी लाठी पर घमंड था। एक मामूली सी औरत उसे सिखा रही थी कि ड्यूटी कैसे करते हैं। ये उसकी मर्दानगी पर चोट थी। वह बौखला गया। तू सिखाएगी हमें कानून? वह गुस्से में चिल्लाया। बड़ी आई नेता बनने वाली, उसने आ देखा न ताओ। गुस्से में आकर आरुषि को जोर से धक्का दिया। आरुषि थोड़ा लड़खड़ाई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बबलू ने अपनी पूरी ताकत से लाठी घुमाई और आरुषि की पीठ पर सीधे उनके कंधे के पास दे मारी। धम्म लाठी की आवाजें ऐसी गूंजी जैसे सन्नाटे में बिजली कड़क गई हो। पूरा गांव, पूरा थाना सन्न रह गए। देवकी देवी की चीख निकल गई। महिलाएं डर से कांप उठीं। निरीक्षक रतनलाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आरक्षक ने यह क्या कर दिया। आरुषि को तेज दर्द हुआ। उनकी पीठ पर एक नीली लकीर उभर आई। एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन वह गिरी यूं नहीं। वह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उन्होंने अपनी दर्द भरी आंखों से आरक्षक बबलू को देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, दर्द था, लेकिन दर्द से ज्यादा कुछ और था। एक ऐसा तूफान था जो अब सब कुछ तबाह करने वाला था। फिर जो हुआ उसे देख गांव वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नजारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। आरुषि जब पीछे मुड़ी तो उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। दर्द उनके चेहरे पर था।
लेकिन उनकी आंखों में जो भाव था वह दर्द से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वह अपमान का, टूटे हुए विश्वास का और एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ने वाले क्रोध का भाव था। आरक्षक बबलू, जो एक पल पहले तक गुस्से में कांप रहा था, अब आरुषि की आंखों में देखकर डर से कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसने किसी औरत को नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु को लाठी मार दी है। आरुषि ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी साड़ी की आस्तीन को थोड़ा ऊपर किया। उनकी कलाई पर कोई चूड़ी नहीं थी, बल्कि एक घड़ी थी, एक सरकारी पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई मानक घड़ी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला। उन्होंने वह कार्ड बबलू की आंखों के सामने कर दिया। उस पर अशोक स्तंभ बना था और लिखा था, आरुषि सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, IPS पुलिस अधीक्षक, SP जिला रामगढ़। जैसे ही बबलू ने वह कार्ड देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। उसके हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पूरे शरीर से पसीना ऐसे छूटने लगा जैसे वह किसी भट्ठी के सामने खड़ा हो। मैडम, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। अब तक निरीक्षक रतन लाल भी दौड़ता हुआ आया। उसने कार्ड देखा और उसका हाल बबलू से भी बुरा हो गया। उसकी तोंद, जो हमेशा अकड़ कर आगे रहती थी, आज डर के मारे अंदर धंस गई। मैडम, आप हैं? भगवान, ये क्या हो गया? वह गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम और उसके दोस्त, जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि आज उनका आखिरी दिन है। वे धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। पकड़ो इन चारों को। आरुषि की आवाज अब धीमी नहीं थी। वह एक शेरनी की तरह दहाड़ी थी। जो आरक्षक अभी तक डंडे चला रहे थे, अब कप्तान का आदेश सुनकर कांप गए। उन्होंने फौरन उन चारों बदमाशों को पकड़ लिया जो भागने की फिराक में थे। अब आरुषि आरक्षक बबलू की तरफ घूमी। वह उसके बिल्कुल करीब आ गई। आरक्षक, नाम क्या है तुम्हारा? उनकी आवाज ठंडी थी, बर्फ की तरह। बबलू सिंह मैडम, आरक्षक बबलू सिंह। आरुषि ने दोहराया। तुमने आज एक औरत पर हाथ नहीं उठाया, तुमने इस वर्दी पर हाथ उठाया है। तुमने उस हर इंसान के भरोसे पर लाठी मारी है जो मदद के लिए पुलिस के पास आता है। तुमने मुझे नहीं, इस पूरे विभाग को शर्मिंदा किया है। बबलू धप से आरुषि के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो मैडम, गलती हो गई। मेरे बच्चे हैं मैडम। जब तुम इन औरतों को धकेल रहे थे, तब तुम्हें इनके बच्चे याद नहीं आए? आरुषि की आवाज में कोई दया नहीं थी। जब तुम अपनी लाठी का जोर एक नींह पर दिखा रहे थे, तब अपनी ड्यूटी याद नहीं आई। उन्होंने दूसरे आरक्षक को आदेश दिया, इसकी वर्दी उतरवाओ। अभी इसी वक्त आरक्षकों ने कांपते हाथों से बबलू की बेल्ट, उसकी टोपी और उसकी कमीज उतरवानी शुरू कर दी। बबलू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरुषि टस से मस नहीं हुई। चंद मिनटों में एक अकड़कर चलता हुआ आरक्षक सिर्फ अपनी बनियान और पैंट में जमीन पर पड़ा हुआ एक दयनीय इंसान बनकर रह गया था। अब बारी थी निरीक्षक रतन लाल की। निरीक्षक आरुषि उसकी तरफ मुड़ी। सबूत चाहिए था ना तुम्हें? ये पूरा गांव सबूत है। इन औरतों की आंखें सबूत हैं। मेरी पीठ पर पड़ा यह नील का निशान सबूत है। और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा जमीर है, जो तुम कब का बेच खाए हो। निलंबित, तुम अभी निलंबित किए जाते हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगी कि तुम जैसे लोग दोबारा यह वर्दी पहनने के लायक ना रहो। रतनलाल भी रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आरुषि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपनी जेब से दूरभाष फोन निकाला और अपर पुलिस अधीक्षक को फोन किया। शर्मा जी, मैं पुलिस कप्तान आरुषि बोल रही हूँ। किशनपुरा थाने में हूँ। यहाँ की पूरी फोर्स को लाइन हाजिर करो। निरीक्षक रतनलाल और आरक्षक बबलू सिंह को गिरफ्तार करो। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने, एक महिला अधिकारी पर हमला करने और अपराधियों को संरक्षण देने का मामला केस दर्ज करो। और हाँ, यहाँ विक्रम, सूरज, बंटी और सोनू नाम के 4 युवक हैं। उन पर छेड़खानी, धमकी देने और दंगा भड़काने की कोशिश का प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करो। मैं यहीं हूँ। आधे घंटे में मुझे कार्रवाई, एक्शन चाहिए। फोन कट गया। पूरे इलाके में सन्नाटा था। गांव वाले, जो अब तक डरे हुए थे, अब हैरान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसाफ होते हुए नहीं देखा था। वह औरत जिसे वे एक आम दुखियारी समझ रहे थे, वह तो इंसाफ की देवी निकली। देव की देवी धीरे धीरे आरुषि के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह बेबसी के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से आरुषि के कंधे को छूने की कोशिश की, जहां लाठी लगी थी। बेटी, दर्द हो रहा होगा। उनकी आवाज में मां की ममता थी। आरुषि ने अपना क्रोध एक पल में काबू कर लिया। उन्होंने देव की देवी के हाथ पकड़ लिए और मुस्कुराई। नहीं अम्मा, वह बोली, यह दर्द कुछ नहीं है। असली दर्द तो वह था जो आप सब इतने महीनों से सह रही थी। आज वह दर्द खत्म हुआ है।
अब से इस गांव में कोई भी लड़की डर में नहीं जेगी, ये मेरा वादा है। आधे घंटे के अंदर जिले से पुलिस की नई टीम आ गई। बबलू और रतन लाल को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। चारों बदमाश हवालात में बंद कर दिए गए। आरुषि ने गांव की सभी महिलाओं को थाने के अंदर बुलाया। उन्होंने खुद बैठकर उनकी शिकायत लिखी, एक एक जानकारी, एक एक घटना। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब डरने की कोई बात नहीं। जब आरुषि अपनी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुई तो पूरा गांव उन्हें सम्मान से देख रहा था। महिलाओं की आंखों में उनके लिए आदर का भाव था, बच्चों की आंखों में एक उम्मीद थी। गाड़ी चलने लगी। आरुषि ने शीशे से बाहर देखा। देवकी देवी और बाकी महिलाएं हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आभार के आंसू थे। आरुषि ने अपनी पीठ पर हाथ फेरा। दर्द अभी भी था, एक तेज जलन हो रही थी, लेकिन आज इस दर्द में भी एक अजीब सा सुकून था। यह दर्द एक वर्दीधारी के कर्तव्य निभाने का दर्द था। यह दर्द इस बात का सबूत था कि जब सिस्टम सड़ने लगे तो किसी एक को उठकर उसे साफ करने की हिम्मत दिखानी पड़ती है, भले ही उसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रामगढ़ जिले में उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। किशनपुरा की कहानी हर थाने हर गांव में फैल गई। अपराधियों में खौफ था और आम जनता में एक नया भरोसा, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी एक कप्तान है जो इंसाफ के लिए सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ती, बल्कि आम औरत बनकर उनके बीच बैठती है, उनका दर्द महसूस करती है और जरूरत पड़ने पर अपने कंधे